टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो जाके पार्ट 1 देख कर आएगा, उसके बाद इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करना। देखो, लास्ट पार्ट में हमने दो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो यार, ये कॉन्सेप्ट्स को लास्ट तक पढ़ना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये छोटे छोटे बातें हैं, आपको लगेगा कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, बट ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी से ही आप नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बात तो सही है। So without wasting time, let's start the video. Let's start with the very first topic, that is factor income and transfer income. क्या होते हैं factor income और क्या होती है transfer income? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और मुझे प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नीड है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब जब कोई बंदा मेरे को लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बदले में मुझे उसको प्रोडक्शन करके कुछ देना भी पड़ेगा। क्या? जैसे लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट। लेबर को मिलता है वेजेस एंड कैपिटल में मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट हुई, इसके बदले में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने के बदले में जो इनकम जनरेट होती है उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। मान लो मैंने अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करी, मैं वहां पे पढ़ाना स्टार्ट करा, ठीक है। वहां पे मैंने सर्विस दी। अब उस सर्विस के बदले में मुझे बच्चे फी देके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई? ये मेरी क्या हुई? फैक्टर इनकम। दैट मींस मैंने कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करा और उसके बदले में जो मेरे पास पैसा आया वो आपकी क्या होती है? फैक्टर इनकम, ठीक है जी। अब आपके पापा ने आपको दी पॉकेट मनी, ठीक है। ये क्या हुई कि ट्रांसफर इनकम। आपने कोई पैसा वैसा नहीं कमाया, मतलब आपने कोई काम नहीं करा और बिना काम करे आपको तो मिल गया पैसा, ठीक है। वो होता है ट्रांसफर इनकम। गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दी, अच्छे मार्क्स लाने की वजह से आपको 25,000 की स्कॉलरशिप मिली, ठीक है। अब आपको क्या गवर्नमेंट को उसके बदले में कुछ देना है? नहीं देना। पापा से पॉकेट मनी लेते हो, पापा को कुछ देना है? नहीं देना। तो वो आपकी क्या होती है? ट्रांसफर इनकम। क्या होती है वो? ट्रांसफर इनकम, ठीक है जी। तो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। फैक्टर इनकम, ये इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन रिटर्न, भैया ये हमें फालतू में नहीं मिल रहा, ये हमें कब मिल रहा है? जब हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये वो इनकम है जो हाउस होल्ड्स को मिलती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। आपको कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है और ये बायलैटरल कॉन्सेप्ट भी है, बट ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? दोनों साइड से। दैट मींस अगर आपको पैसा आ रहा है तो आप उसके बदले में कुछ दे रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। रिसिप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? भैया सिर्फ लेना है, लेने से मतलब है कुछ फालतू में आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, ठीक है। और यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मतलब बस एक तरफा है, ये एक ही तरफ से बस पैसा लेते जाओ, ठीक है। दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। याद रखना, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में से हमेशा फैक्टर इनकम आपकी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। ट्रांसफर इनकम आपकी कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती, ठीक है जी। क्यों नहीं होती? बिकॉज देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ, यहाँ पे तो भैया गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होना ही है, ठीक है। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो जा नहीं रही, सिर्फ आए जा रहा है पैसा, ठीक है जी। एग्जाम्पल इसके रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो गवर्नमेंट ने स्कीम वगैरह करी थी जिसकी वजह से बेरोजगारी पे भी घर बैठे बैठे पैसा आता था, तो उसके बदले गवर्नमेंट को कोई सर्विस देनी नहीं है, सिर्फ पैसा लेना है। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशंस एंड व्हाटसोएवर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये था आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अच्छा, ट्रांसफर इनकम को के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफर और एक होता है कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर क्या होता है? ये आपके कंजम्पशन पर्पसेस के लिए होता है, ठीक है, और रेगुलर होता है ये नेचर में, ठीक है। जैसे कि आपकी ओल्ड एज पेंशंस, गिफ्ट्स, ये रेगुलर होता है नेचर में। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है? आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको जो रिटर्न आया
दैट इज कैपिटल। अच्छा बेटा, कैपिटल जो होता है ना वो इरेगुलर होता है नेचर में, बट जो करंट ट्रांसफर होता है वो आपको रेगुलरली आता है। अगर कोई पेंशन बंधी हुई है तो वो हर महीने पेंशन आनी ही आनी है, ठीक है जी। कोई ग्रांट मिलना है गवर्नमेंट की साइड से तो वो आना ही आना है, ठीक है। कैपिटल इरेगुलर होता है जब इन्वेस्टमेंट में कोई मुनाफा होगा, कोई प्रॉफिट होगा, तब उसके बदले में आपको मिलेगा, ठीक है, उसी टाइम पे। बट तो सो दैट इज व्हाई इट इज इरेगुलर इन नेचर, ठीक है जी। तो ये आपका पहला टॉपिक था। कॉन्सेप्ट होता है फाइनल गुड कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं। देखो, अगर मान लो हम अपने घर में अपनी कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए मिल्क लेकर आते हैं तो वो आपका फाइनल गुड होगा, ठीक है। बट वही मिल्क अगर एक स्वीट शॉप लेकर आ रहा है रसगुल्ला बनाने के लिए तो उसके लिए वो मिल्क जो है वो इंटरमीडिएट गुड होगा। तो एक गुड को हम इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड कैसे क्लासिफाई करते हैं, हमें पहले देखना होता है कि उसका एंड यूज क्या है। उसके एंड यूज के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कोई गुड फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट है। एक बार देख लेते हैं। कमोडिटी कैन बी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द यूज। क्या यूज है उसका, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रखा है इन्होंने, शुगर जो है इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उसे स्वीट शॉप यूज कर रहा है तो वो आपके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उससे वो स्वीट बना के आगे रीसेल करेगा। बट अगर कंज्यूमर हम अपने घर के लिए लेकर आ रहे हैं तो वो क्या है, आपका फाइनल गुड, राइट। अब यहाँ पे ये बात बोली जा रही है, अब ये जो डिफरेंस है ना फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का, वो हम बेसिकली एंड मेजरली किसके बेसिस पे करेंगे कि उसका एंड यूज क्या है, ठीक है। अगर एंड यूज उसका कंजम्पशन है, एंड यूज उसका अगर हम फाइनल कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है तो वो आपका कौन सा गुड होगा, फाइनल गुड, ठीक है। बट अगर उसका जो मेन पर्पस होगा गुड खरीदने का वो आगे रीसेल करना होगा या फिर उसको फर्दर प्रोडक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाना या उसमें वैल्यू ऐड करना हो तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है जी। अब ये हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड को हमें सेम ईयर के अंदर यूज करना है। अगर एक गुड हमारे पास 1 साल से ज्यादा पड़ा है और उसका हमने कुछ भी नहीं उसको छेड़ा, उसका हमने यूज नहीं करा, तो वो आपका फाइनल गुड बन जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद ये डिफरेंस आ जाता है, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस है, सारे गुड्स या तो हम कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे तो वो आपका फाइनल है। अगर फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल के लिए कर रहे हैं तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड होगा। अच्छा, फाइनल गुड आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री होती है, मतलब उसमें प्रोडक्शन हो गई है, अब वो फैक्ट्री से बाहर चला गया है और वो रेडी है कि हम कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें फर्दर चेंजेस की जरूरत नहीं होती। इंटरमीडिएट गुड इनसाइड होता है प्रोडक्शन बाउंड्री के, अभी प्रोडक्शन उसमें चल रही होती है और उसमें अभी और वैल्यू ऐड करनी होती है, ठीक है। अच्छा, फाइनल गुड हमेशा आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, बट इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम के अंदर नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू हमेशा फाइनल गुड के अंदर ऑलरेडी होगी, और अगर हम दोबारा से इंटरमीडिएट गुड को डाल देंगे तो वो आपका डबल काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। वैल्यू फाइनल गुड के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं होती, और बट इंटरमीडिएट गुड के अंदर अभी आपको और वैल्यू ऐड करनी है, जैसे शुगर से मिठाई बनानी है तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है। अब फाइनल गुड की डिमांड जो होती है वो डायरेक्ट होती है, ठीक है, बट इंटरमीडिएट गुड की डिमांड जो होती है वो डेराइव्ड होती है, वो डिपेंड करती है कि फाइनल गुड कैसा होगा उसके बेसिस पे, इसीलिए हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड की डिमांड क्या है, डेराइव्ड है। अच्छा, यहाँ पे कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हमें नहीं करनी, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने की नीड होती है। अच्छा, जब भी हम फाइनल गुड पे खर्चा करते हैं वो आपका क्या होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जब भी हम इंटरमीडिएट पे खर्चा करते हैं वो आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, राइट। अब एग्जांपल यहाँ पे देखो दे रखा है, अगर एक कार परचेज करा जा रहा है किसके थ्रू, कंज्यूमर के थ्रू, वो आपका क्या होगा, फाइनल, ठीक है। बट अगर उसी कार को कार डीलर परचेज कर रहा है आगे उसमें वैल्यू ऐड करके रीसेल करने का, तो दैट पर्टिकुलर गुड इज इंटरमीडिएट। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि एक गुड को हम इंटरमीडिएट गुड या फाइनल गुड कब बोलेंगे, हम उसके पर्पस से देखेंगे कि उसका एंड यूज क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स आपके फाइनल गुड्स ही होते हैं, दे सेम गुड। अब एक गुड को हम कंजम्पशन गुड भी बोल सकते हैं, कैपिटल गुड भी बोल सकते हैं, अगेन
उसका यूज क्या है उसके बेसिस पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड दे रखा है। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड होते हैं जो हम जिससे हम डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैपिटल गुड से हम और फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। कैपिटल गुड में आपकी मशीन वगैरह आ जाती है, मशीन से आगे हमें क्लोथ बनाना है, कुछ भी कराना है, ठीक है। तो इसकी तो भाई कोई डायरेक्ट नहीं है, इसको हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है जी। अब अच्छा, इसकी डिमांड डायरेक्ट है, इसकी डिमांड डराइव्ड है। मान लो अगर क्लोथ की डिमांड है, तो क्लोथ की डिमांड है तो हमें मशीन खरीदनी पड़ेगी, तो मशीन की डिमांड डराइव्ड हुई। क्यों? क्योंकि क्लोथ की डिमांड है, ठीक है जी। अब ये कंज्यूमर यूज करता है और ये कैपिटल गुड प्रोड्यूसर यूज करता है। ये कंजम्पशन गुड के अंदर आपके ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल दोनों आते हैं। कैपिटल गुड हमेशा सिर्फ ड्यूरेबल होते हैं और कोई नहीं होता, ठीक है। कंजम्पशन गुड के अंदर ज्यादातर कंजम्पशन गुड्स एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स हैव लिमिटेड, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ज्यादा टाइम ये नहीं टिकते। बट कैपिटल गुड की 1 साल से ज्यादा की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, फूड, क्लॉथ एक्सेट्रा, कार परचेज बाय राहुल, आइसक्रीम परचेज बाय वरुण एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, ठीक है। प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, ये आपका कैपिटल गुड के अंदर आता है, ठीक है जी। अब कंज्यूमर गुड को हम आगे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो हम सेवरल इयर्स तक यूज करते हैं, बहुत सालों तक यूज करते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, कार हो गया, ये आपके ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है जी। अब सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो हम पर्टिकुलरली 1 साल तक यूज करते हैं, उससे ज्यादा हम यूज ही नहीं कर सकते, जैसे आपके क्लोथ्स हो गए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो आपका सिंगल एक्ट ऑफ यूज के बाद खत्म हो जाता है, जैसे बटर हो गया, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ आप फील कर सकते हो, कैन नॉट टच दैट, ठीक है। तो सर्विसेज आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, एग्जांपल टीचर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मशीन परचेज्ड इज ऑलवेज अ फाइनल गुड। आपको आंसर करना है। देखो, मशीन फाइनल गुड होगा या क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज, कि भाई किस पर्पज से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मशीन हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो दैट इज अ कंजम्पशन गुड, बट एट द सेम टाइम अगर कोई फर्म यूज कर रहा है बिजनेस के अंदर, दैट इज अ कैपिटल गुड, ठीक है। तो अगर मशीन फर्म परचेज कर रहा है आगे रीसेल करने के लिए, तो दैट पर्टिकुलर मशीन इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड। सो ये आपका इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड की कहानी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का। जब भी एक बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है तो बिजनेस को अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक के अंदर और नया स्टॉक ऐड करना पड़ता है, तभी बिजनेस की एक्सपेंशन होती है, ठीक है। जब भी ऐसा होता है, जब नए स्टॉक या नए एसेट्स या नए रॉ मटेरियल ऐड होते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट ना 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस से याद रखना टोटल, ठीक है, टोटल। अब देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल एडिशन। जब भी हमारा टोटल एडिशन होता है, हमारे पुराने स्टॉक में नए स्टॉक जब ऐड होता है, तो जब वो मिलके हमारा स्टॉक बनता है, वो आपका ग्रॉस होता है, ठीक है। ग्रॉस हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इट रेफर्स टू द चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स के अंदर आपके क्या आते हैं? प्लांट एंड मशीनरी आ गए, ठीक है। ये आपके फिक्स एसेट्स होते हैं जो आपके लंबे टाइम तक रहते हैं आपके पास, ठीक है। जब भी इनमें चेंज आएगा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब भी जो एंड ऑफ ईयर के अंदर, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो स्टॉक रह जाता है, मतलब जो आपका क्लोजिंग होता है, माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपको ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकल जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? जब भी चेंज आएगा रॉ मटेरियल के अंदर, सेमी फिनिश्ड गुड्स के अंदर या फिनिश्ड गुड्स के अंदर, जब एडिशन होगा या माइनस होगा, व्हाटसोएवर, वो आपका इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब आपकी टोटल, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लो एक ये आईफोन है, ठीक है, इसकी पुराने साल वैल्यू एग्जांपल ले लो 60,000 है, ठीक है।
बट अब आज की डेट में ये कितने का है 40,000, तो दैट मीन्स 20,000 की डेप्रिसिएशन हुई, मतलब एक गुड के अंदर जब वैल्यू डाउन हो जाती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे फिक्स एसेट्स के तो वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है जी, इसको हम नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज पहले समझो। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो सारी टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट इंपोज करती है गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन पे। ठीक है, सब्सिडीज क्या होती है, जो गवर्नमेंट राहत या छूट प्रोवाइड करती है कुछ चीजों पे, वो आपकी सब्सिडीज होती है। जैसे फार्मर्स को किन्हीं किन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कुछ सब्सिडीज मिलती है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है बेसिकली। ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्स याद रखना हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है और सब्सिडीज हमें गवर्नमेंट से मिलती है। सब्सिडीज आपकी हमेशा ट्रांसफर इनकम होती है बिकॉज हमें सब्सिडीज के बदले में गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड नहीं करना होता। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो आपकी वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। इसके में एक छोटा सा और टॉपिक है, फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं और मार्केट प्राइस क्या होता है। देखो फैक्टर कॉस्ट वो सारी फैक्टर पेमेंट्स होती है जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको बताया था लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, वो सारा खर्चा आपका फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है जी, मार्केट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जिसपे हम कमोडिटी को बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट ऐड करके, वो आपका मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, याद रखना मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, जब हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं तो वो आपका मार्केट प्राइस है। ठीक है जी, नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब जब भी फिक्स एसेट्स या कैपिटल स्टॉक की वैल्यू डाउन हो जाती है, उसके पैसे कम हो जाते हैं, वो आपका डेप्रिसिएशन होता है। ये किसी भी रीजन की वजह से होता है, नॉर्मल टियर एंड वियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से हो सकता है, और प्रोडक्शन के दौरान उसके यूज बार बार मल्टीपल यूजेस की वजह से हो सकता है। इसको हम कंजम्पशन और फिक्स्ड कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से जब आप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस कर दोगे तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला शीट आपने साथ के साथ अलग अलग बनाते जाओगे तो आपको नेशनल इनकम क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप एक डेप्रिसिएशन, हर एक बिजनेस जो है एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी बनाता है, क्योंकि हर एक बिजनेस को पता है जो हम फिक्स एसेट्स ले रहे हैं उसकी कल को वैल्यू कम होगी, तो उसके लिए एक अकाउंट बना जाता है, उसके लिए रिजर्व बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, इट इज अ फंड क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर टू मीट द अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉस, क्योंकि हमें पता है हम फिक्स एसेट्स ले रहे हैं, अगले साल में उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड लॉस की रिकवरी के लिए एक फंड, रिजर्व फंड जो है बनाया जाता है। ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिक्स एसेट्स की भाई रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है टाइम टू टाइम। दिस रिप्लेसमेंट रिक्वायर्स फंड। अब ये जो रिप्लेसमेंट चाहिए होती है हमें, इसके लिए हमें कुछ पैसा चाहिए होता है, कुछ फंड्स चाहिए होते हैं जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन के रीजंस बता रखे हैं, क्यों डेप्रिसिएशन होता है। देखो सबसे पहले नॉर्मल वियर एंड टियर। अब प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान प्रोडक्टिव कैपेसिटी, पहले जो मशीन अच्छी चलती थी, अब हो सकता है वो मशीन जो है थोड़ा सा कम काम करे। ठीक है, उसकी कंटिन्यूअस यूज की वजह से, तो ये आपका एक रीजन होता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट, अब जैसे ये है आईफोन 15 प्रो, अब तो 17 आ गया है तो ये ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब ऑब्सोलीट होना मतलब उसकी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है। ठीक है, अब लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये रीजन है ऑब्सोलेंस का, एंड ड्यू टू चेंज इन डिमांड। अब डिमांड में भी चेंज आएगा, तब भी इसी वजह से जो गुड्स होते हैं वो ऑब्सोलेट हो जाते हैं। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम फोरसीन ऑब्सोलेंस भी बोलते हैं। हमें पता है यार आईफोन हर साल लेते हैं तो अगले साल हमें पता है उसकी वैल्यू कम होनी है, इट इज एक्सपेक्टेड बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी में बदलाव आएगा। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, जब आपका फिक्स एसेट्स में लॉस होता है ड्यू टू नेचुरल कैलिमिटी। ठीक है, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई जिसकी वजह से आपकी मशीन खराब हो गई। ठीक है, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था ना। नेक्स्ट, ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन जब इकोनॉमी में जो है बहुत ज्यादा कम काम चल रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे और इकोनॉमी इतने अच्छे वर्क नहीं कर रहे, लोगों का काम धंधा नहीं चल रहा, दैट इज इकोनॉमी रिसेक्शन। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस भी बोलते हैं। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, जब भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट होता है कोई भी चीज, वो आपकी कैपिटल लॉस होता है, वो आपका डेप्रिसिएशन नहीं होता। जब भी नेचुरल, हमें पता है यार अर्थ क्यों का है, हमें पता है आग लग जाएगी, नहीं ना,
तो जब भी कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली होती है वो आपका कैपिटल लॉस होता है। जब भी आपके प्रोडक्ट्स, आपकी गुड्स या आपके कैपिटल में नुकसान होता है बट वो आपने पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रखा होता, वो आपका कैपिटल लॉस होता है। डेप्रिसिएशन आपको पहले से पता होता है यार कि हाँ ये हमें लॉस इनकर करना पड़ेगा कल को, ठीक है जी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, ठीक है जी। एक बार आप देख लो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, ये रीजंस है इसके रीजन नेशनल कैलेमिटी या इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड लॉस है, ये अनएक्सपेक्टेड है। इसके लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं क्योंकि हमें पता है भाई कल को होगा, उसके लिए हमें पैसा और चाहिए होगा, इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता। ये कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में हैम्पर नहीं करता। कोई डेप्रिसिएशन हो गई, वैल्यू कम हो गई उसकी, आपकी प्रोडक्शन में कोई फर्क आया नहीं आया, बट इससे प्रोडक्शन बहुत इंपैक्ट करे, ठीक है जी। तो ये आपका ये वाला टॉपिक था डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो मान लो मैं अमेरिका के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देना स्टार्ट करा, उनसे मैंने पे लिया, ठीक है, वो मेरे सर्विस के बदले में वो मेरे को पे कर रहे हैं बाहर से, तो दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वैसे ही मैंने अपने छोटे भाई बहनों को अमेरिका के टीचर से क्लासेस दिलवाना स्टार्ट करवा दिया, अब मेरे को उस टीचर को पे करना पड़ेगा, दैट इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जब भी हम इन दोनों को माइनस करते हैं दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये आपका एनएफआईए होता है, ठीक है जी। यहाँ पे यही बोल रहे हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमें बाहर से आती है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो हम बाहर वालों को पे करते हैं, ठीक है जी। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की पेमेंट, जैसे कि जो इंडिया के रेजिडेंट्स बाहर जाके कमा रहे हैं माइनस जो बाहर अब्रॉड के रेजिडेंट्स यहाँ पे आके कमा रहे हैं उनका माइनस कर देते हैं तो आपका नेट आ जाता है। ये सारी चीजें नेट है, मतलब माइनस करके। रिटेन्ड अर्निंग आपकी बेसिकली सेविंग्स होते हैं, और इनकम जो कि प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से आती है, जो भी प्रॉपर्टी सेल करके मुनाफा मिलता है, वो सारी चीजें, ठीक है जी। अब क्या होता है, अच्छा एक बात और, एनएफआईए जो है वो 3 चीजें हो सकती है। एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब फैक्टर इनकम बाहर से आई हुई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जीरो कब होगा, जब दोनों इक्वल होगी। नेगेटिव कब होगा, जब फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो वो आपका एनएफआईए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप क्या चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो या नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।